क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने देखा था आयनिक साम्य, अम्ल क्षार पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पीएच पैमाना, पीएच स्केल। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आया हुआ है पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर में। देखते हैं पीएच पैमाना क्या है। किसी विलयन की अम्लता एवं क्षारता को दर्शाने के लिए सन 1909 में सोरेनसन ने एक पैमाना दिया जिसे क्या कहते हैं, पीएच पैमाना। अब पीएच पैमाना मेनली किस लिए क्या काम करता है, तो पीएच का जो पैमाना है उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ जो है अम्ल है और कौन सा जो है क्षार है, या कितनी उसमें अम्लीयता या क्षारीयता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, H+ और OH- में टूटेगा। अगर मैं यहाँ पे द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगाती हूँ तो क्या हो जाएगा, K = H+ OH और by H2O। अब यहाँ पे जो KH2O है, तो अगर H2O मेरा कहाँ जाता है, इस साइड जाता है, तो ये हो जाएगा KH2O = H+ OH-। यहाँ पे KH2O H2O का जो डिसोसिएशन होता है, विघटन होता है, वो बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ले लेंगे KW = H+ और OH-। हमारा एक फॉर्मूला मिल गया ये। यहाँ पे अगर टेम्परेचर कितना दिया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे KW का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14। उदासीन विलयन में हम देखते हैं कि जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन है और OH का कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और कितना कितना हो सकता है, तो 10⁻⁻7 ग्राम आयन पर लीटर। अगर मैं अम्लीय विलयन की बात करूं तो H+ का सांद्रण कितना होता है, 10⁻⁷ से अधिक। 10⁻⁷ से अधिक यानी कि 10⁻6, 10⁻5, -6, -5, -4 ऐसा जाएगा। और अगर मैं क्षारीय के लिए देखूं तो H+ का सांद्रण क्या होता है, 10⁻⁷ से कम यानी कि -8, -9 ऐसा जाएगा। यानी कि H+ के सांद्रण के अनुसार हम बता सकते हैं कि कंपाउंड अम्लीय है या क्षारीय है। यानी पूरा हमारा जो क्या है कहना चाहिए, कैलकुलेशन है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, H+ आयन पे और OH आयन पे भी डिपेंड करेगा। किसी विलयन का H+ आयन सांद्रण दर्शाने के लिए 10 पर ऋणात्मक घात x लगाना पड़ता है, तो उस ऋणात्मक घात का संख्यात्मक मान ही उस विलयन का pH होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर मुझे हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दर्शाना है, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दर्शाना है तो उसके पावर में क्या लगाना पड़ेगा, उसके पावर में x लगाना पड़ेगा, और उसी x का जो संख्यात्मक मान है उसका क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ H+ = 10⁻⁻pH। अब मैं इन दोनों को, मतलब इस समीकरण 1 को क्या करती हूँ, दोनों साइड लॉग लूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, log H+ और ये log 10⁻⁻pH। जब इसमें हम log को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log H+ = मतलब ये जो ऊपर log लगा है वो कहाँ आ जाएगा, सामने में आ जाएगा, तो -pH log 10 हो जाएगा। अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 10 की वैल्यू होती है 1, तो log 10 की वैल्यू 1 होगी तो ये पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं log 10 H+ = -pH। अब pH अगर मैं pH को इधर लाती हूँ और हाइड्रोजन का सांद्रण उधर ले जाती हूँ तो pH प्लस में आ जाएगा और log कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ pH = -log H+। दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ, इस माइनस साइन को माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए मैं H+ को क्या कर सकती हूँ, अपॉन में ले सकती हूँ। तो लिख सकती हूँ pH = log 10 1/H+। तो यहाँ पे मुझे pH से रिलेटेड कितने फार्मूले मिल गए, 1 2 3। ये इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों फार्मूला इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल में pH निकालने को देता है तो मेन ये तीनों ही फार्मूले होंगे। और पिछले साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है pH से रिलेटेड, वो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लॉग से रिलेटेड टर्म्स या फिर लॉग से संबंधित प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, या लॉग का क्या नियम है, कैसे सॉल्व करना है, इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डाल दूँगी, उस लिंक में जाके आप लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है या लॉग की क्या वैल्यू होगी ये आप आसानी से देख सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लॉग देख लीजिएगा।
नेक्स्ट है, अब फॉर्मूला तो मैंने लिख लिया, अब उस फॉर्मूला के बेस पे मैं क्या कह सकती हूँ, किसी विलेन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन के ग्राम आयन पर लीटर सांद्रण का कैसा होता है, तो ऋणात्मक लॉग होता है। कह सकती हूँ ये ऋण दिख रहा है तो ऋणात्मक लॉग होता है। अब नेक्स्ट, इससे रिलेटेड प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे अगर आया तो देखते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना दिया है, 10⁻³ किसका सांद्रण, हाइड्रोजन आयन का, तो H+ का सांद्रण कितना दे दिया है, 10⁻³ ग्राम पर लीटर। तो पीएच निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग और H+। अब इस H+ की जगह यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूंगी, 10⁻³ रख दिया मैंने। अब क्या होगा, लॉग के नियमानुसार जो ऊपर पावर है वो कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा, तो ये हो गया -3, बाहर माइनस था और -3 आ गया, तो दोनों का माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो मेरा पीएच कितना आ गया, पीएच मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। पहले भी मैंने बताया है कि 10⁻⁷ से अगर अधिक हो यानी 10⁻³ तो क्या हो जाएगा, एसिडिक। फिर दूसरा उदाहरण दिया है, N/1000 NaOH विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं, N/1000 को मैं 1/1000 भी लिख लेती हूँ, ठीक है, 1 नॉर्मल, N यहाँ पे नॉर्मेलिटी है तो 1 नॉर्मल ले ली, तो 1/1000 इसको सॉल्व करूँगी तो अब क्या हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा, तो NaOH में क्या है, मेरा बेस है यानी OH है, तो OH कितना आ गया मेरा, 10⁻³। अब हम जानते हैं कि Kw इज इक्वल टू क्या होता है, H+ और OH माइनस, और Kw का कितना वैल्यू था, 10⁻⁴, और यहाँ पे H+ दिया नहीं है और OH कितना दिया है, 10⁻⁻3, तो यहाँ से मैं H+ निकालूंगी, तो यहाँ से मेरा H+ कितना निकल जाएगा, तो H+ यहाँ पे निकल जाएगा मेरा 10⁻⁴। अब यहाँ पे H+ का वैल्यू है, OH का है, यहाँ Kw है, तो H+ इज इक्वल टू लिख सकती हूँ 10⁻⁴/10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे तो H+ का वैल्यू कितना है, 10⁻11। अब H+ का वैल्यू आ गया तो मैं pH निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारा pH का फॉर्मूला पुट कर दिया, -log10 H+ कितना आया था, तो 10⁻11 मैंने रख दिया। अब -11 सामने आ जाएगा तो मेरा pH कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है, क्योंकि log 10 की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये 1 है, log 10 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो pH 11 है, मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, क्षारीय होगा। अब तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, 10⁻³ मोलर HCl को 100 लीटर जल में घोला गया है, HCl के तनु विलयन का pH निकालना है। अब यहाँ पे कितना बोला है, 100 लीटर में कितना मोलर HCl घुला है, तो 10⁻³ 100 लीटर में घुला है 10⁻³ तो 1 लीटर में कितना घुलेगा, तो 10⁻³ बटे क्या हो जाएगा, 100, तो यहाँ पे हो गया 10⁻³ बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 10⁻5 मोलर HCl, यानी लीटर में कितना H+ डिजॉल्व है, तो 10⁻5 मोलर HCl। तो यहाँ पे निकल गया HCl से मुझे क्या मिलेगा, H+, तो H+ का कितना आ गया, 10⁻5। इसको सॉल्व कर सकते हैं, pH इसके लिए आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं pH इज इक्वल टू क्या होता है, -log H+। H+ के जगह मैं डायरेक्ट 10⁻5 लिख दे रही हूँ। अब -5 सामने आएगा तो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है, और log 10 की वैल्यू 1, तो मेरा pH कितना आ जाएगा, तो pH मेरा यहाँ पे आ जाएगा +5। फिर है pH स्केल, pH पैमाना कैसे देखते हैं, तो ये pH स्केल है हमारा, इसमें वैल्यू दिया हुआ है कहाँ, 0 से लेके 14 तक, यहाँ 10 से लेके 10⁻14 तक, यहाँ पे 10⁻7 -7 है ऊपर और नीचे है 7। ये कैसा होता है, तो ये उदासीन होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, उदासीन होता है। उसके बाद अगर मैं
लेफ्ट साइड जाती हूँ तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ रहा है, अगर राइट साइड जाती हूँ तो क्षारीय सामर्थ्य बढ़ रहा है। अगर H प्लस के सांद्रण की बात करूँ तो H प्लस का सांद्रण अगर 10 की पावर -1 है तो उसका pH कितना हो जाएगा? pH क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। अब माइनस लॉग H प्लस करोगे, H प्लस की जगह क्या आ जाएगा? 10 की पावर -1 आ जाएगा। अब ये सामने आएगा तो माइनस और -1 +1 हो जाएगा, तो 10 की पावर -1 के लिए pH कितना हो जाएगा? 1 होगा। तो वैसे ही यहाँ पे 10 की पावर -1 के लिए H प्लस का सांद्रण है ये जो दिख रहा है, और pH का सांद्रण है नीचे जो लिखा हुआ है। तो H प्लस का सांद्रण अगर 10 की पावर -1 है तो उसका pH 1 होगा, -2 है तो pH 2 होगा, -3 है तो 3 होगा। इस तरह ऊपर H प्लस का सांद्रण दिया और नीचे किसका दिया है? pH का। अगर 0 से 2 तक pH की वैल्यू आती है मतलब प्रबल अम्लीय, अगर 3 से 6 तक तो दुर्बल अम्लीय, अगर 8 से 10 तक तो दुर्बल क्षार, और अगर 11 से 14 तक तो प्रबल क्षार। सिंपल सी बात है, जितना कम होते जाएगा वैल्यू pH का उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, और जितना बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। नेक्स्ट है कुछ कंपाउंड है जिनका pH दिया हुआ है, कितना कितना होता है उसका pH देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1 मोलर बोला है HCl, तो इसका कितना होता है? तो 0। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1.0। लेमन जूस, तो लेमन जूस का कितना होता है? 2.2 से 2.4 तक। थर्ड है सॉफ्ट ड्रिंक, तो सॉफ्ट ड्रिंक का कितना होता है? 2 से 4 तक। सिरका 2.4 से 3.4 तक। संतरा जूस 3.6। टमाटर का जूस 4.0 से 4.4 तक। कॉफ़ी का 4.5 से 5.5 तक। दूध का कितना दिया है? 6.3 से 6.6। यूरिन का कितना दिया है? 5.5 से 7.5 तक। फिर दिया है अम्लीय वर्षा एसिड रैन, ये जेई में आया था 2017 या 18 का क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा या एसिड रैन का pH कितना होता है? तो इसका pH कितना होता है? 6 होता है। मन में क्वेश्चन आ रहा होगा वर्षा का क्या होता है? वर्षा यानी कि वाटर का 7 होता है तो इसका 6 क्यों हो रहा है? ठीक है, अम्लीय वर्षा दिया है। अम्लीय वर्षा मतलब उसमें थोड़ा एसिडिक अमाउंट आ जाता है जिसके कारण उसका क्या होता है? कम होता है। और है इसका रीजन, बट यहाँ पे डिस्क्राइब करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर दिया है जल, तो जल का कितना होता है? 7 होता है। रुधिर ब्लड का कितना होता है? 7.3 से होता है 7.5 तक, ठीक है। 7.3 से, ये दिख नहीं रहा है, 7.5 दिया है यहाँ पे ब्लड का। फिर दिया है आंसू का कितना होता है? तो 7.4। अंडे का 7.8। समुद्री जल का 8.5। धोने का सोडा 9.0। छूने का पानी 10.5। 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का कितना होता है? तो इसका होता है 14। यहाँ पे हमने देखा 1 मोलर अगर HCl दिया है तो वो पूरी तरह एसिडिक है 0, और अगर 1 मोलर NaOH दिया तो पूरी तरह बेसिक यानी कि 14 दिया है। अब देखते हैं बफर विलयन। बफर विलयन वैसे तो मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है बफर विलयन से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, बट फिर भी थोड़ा बहुत हम लाइटली देख लेते हैं। तो बफर विलयन क्या होते हैं? परिभाषा है, वे विलयन जो pH में परिवर्तन का विरोध करते हैं बफर विलयन कहलाते हैं। अब pH में परिवर्तन का विरोध कैसे करते हैं? तो सिंपल सी बात, किसी भी अगर सॉल्यूशन में pH में परिवर्तन होता है तो कब pH में परिवर्तन होता है? जब H+ या OH- के सांद्रण में परिवर्तन होगा तब pH में परिवर्तन होगा। लेकिन ऐसा विलयन जिसके pH में परिवर्तन नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बफर विलयन। अब बफर विलयन के कुछ गुण दिए हुए हैं। बफर विलयन में pH तनुता व सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अब तनुता क्या है? अगर कोई यहाँ पे विलयन है और उसमें अगर हम जल मिलाते हैं, ठीक है, यानी कि हम उसको तनु करते हैं, ठीक,
तो अगर हम तनु करते हैं या जल निकालते हैं तो मतलब उसकी सांद्रता बढ़ती है कहना चाहिए। तो इसमें जल डालने पर या इससे जल निकालने पर इसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब हम कह सकते हैं ऐसे विलयन की पीएच जो है तनुता व सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा दिया हुआ है, ऐसे विलयनों में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की अल्प मात्रा मिला देने पर विलयन के पीएच में नगण्य परिवर्तन होता है। यानी हम जनरली देखते हैं किसी भी सॉल्यूशन में आप अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार, तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा। लेकिन बफर विलयन ऐसा है जिसके पीएच में परिवर्तन नगण्य होगा, बहुत इतना कम कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है, बफर विलयन का पीएच लंबे समय तक नियत रहता है। लंबे समय तक नियत क्यों रहता है, उसके पीएच में परिवर्तन जनरली नहीं हो रहा है, तो उसका पीएच क्या रहेगा, बना रहेगा लंबे समय तक। फिर है बफर विलयनों का उपयोग। कहाँ होता है बफर विलयन का उपयोग, तो बफर विलयन का उपयोग होता है भोजन के पाचन में, भोजन या फल के संरक्षण में, कृषि डेयरी उत्पादों के संरक्षण में, औद्योगिक प्रक्रम जैसे कागज, डाई, स्याही, पेंट, औषधि आदि के निर्माण में। फिर है बफर विलयन के प्रकार। बफर विलयन के प्रकार को बहुत डीपली बता रही हूँ, केवल टाइप्स बता दे रही हूँ। तो दो टाइप का होता है, एक तो साधारण बफर विलयन होता है, दूसरा मिश्रित बफर विलयन। यानी कि मिश्रित में कैसा, तो एक होता है अम्लीय बफर विलयन और दूसरा क्षारीय बफर विलयन। फिर ऊष्मा परिवर्तन। ऊष्मा परिवर्तन का अर्थ है अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन में कुछ अमाउंट में ऊष्मा क्या होती है, या तो उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती है। उस अनुसार अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। जब मैंने अपने थर्ड वीडियो में सक्रियण ऊर्जा पढ़ाया था तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी से रिलेटेड जो ग्राफ है उसे मैंने वहाँ डिस्क्राइब किया था। देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा उत्पन्न या उत्सर्जित करती है, जिनमें अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा उत्पादों की आंतरिक ऊर्जा से कम होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे दिया है अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा कम है और उत्पादों की ज़्यादा, यानी रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट HR इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा और रिएक्टेंट का क्या है, कम है। तो इसी बेस पे मैं ग्राफ बना सकती हूँ, रिएक्टेंट मैंने कम कर दिया है और प्रोडक्ट मैंने बढ़ा दिया है। ठीक, अब यहाँ पे ये लाइन गया, ये लाइन गया, इनके बीच का जो डिफरेंस है ये क्या है, HR है और ये HP है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा डेल H। ठीक है, अब इसके ऊपर ये जो लिखा है मैंने E करके, ये है एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा। यहाँ पे अगर आपको पहचानना है ऊष्माक्षेपी तो आप आराम से पहचान पाएंगे कि रिएक्टेंट का क्या है, कम है और उत्पाद का ज़्यादा है। आप ऐसा ही ग्राफ बनाएंगे ऊष्माक्षेपी के लिए। और ज़्यादा डीपली के लिए आप थर्ड वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ मैंने कुछ और टर्म्स जैसे कि देहली ऊर्जा है, सक्रिय ऊर्जा है, वो बहुत अच्छे से वहाँ डिस्क्राइब कर दिया है थर्ड वीडियो में। अब अगर ऊष्माक्षेपी में समीकरण में जो ऊष्मा रिलीज होती है, उत्सर्जित होती है, उसको हम प्लस चिन्ह लगा के लिखते हैं। जैसे उदाहरण, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और कुछ ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो ये इसको हम लिख देंगे प्लस के साथ, प्लस 44.3 किलो कैलोरी। उसी तरह अगर अमोनिया बन रहा है N2+3H2 2NH3, तो कितना रिलीज हो रहा है, प्लस 22.4। ये हुआ हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, तथा जहां अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा से ज़्यादा होती है, यानी HR इज ग्रेटर देन HP। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट का ज़्यादा तो रिएक्टेंट का मैंने ज़्यादा लिया और उत्पाद का कम ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या होगा, डेल H हो जाएगा ये। तो एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। और ये मेरा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको भी मैंने थर्ड वीडियो में ही ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया है। क्या था समीकरण के, अगर इसमें हमको समीकरण लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो समीकरण के दाईं तरफ जो ऊष्मा अवशोषित हुई है उसको ऋण चिन्ह के साथ
लिखेंगे। जैसे कि उदाहरण दिया है N2 प्लस O2 क्या बना रहा है 2NO। अब जो ऊर्जा या उष्मा जो लग रही है उसको हम -44.2 किलो कैलोरी करके लिख सकते हैं, यानी माइनस साइन के साथ। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया है कार्बन डाइसल्फाइड का बनना, तो कार्बन प्लस 2S और क्या बन रहा है कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ पे जो ऊर्जा लग रही है उसको भी मैंने -19.8 किलो कैलोरी करके लिख दिया है। तो क्लियर है उष्माशोषी और उष्माक्षेपी। आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पीएच से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स।